नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो हार और जीत ये दो अवस्थाएं हैं मन की। आप किस स्थिति में, किस मनःस्थिति में या किस परिस्थिति में जो परिणाम आया है उसको हार के रूप में स्वीकार करते हैं, किसको जीत के रूप में। अब इसके बहुत ताज़ा उदाहरण हैं दो, कि किसने जीत माना, किसने हार माना परिणाम को। लोकसभा चुनाव 2024, भारतीय जनता पार्टी की सीटें आईं 240, 330 थी उससे पहले के चुनाव में। कांग्रेस की सीटें थीं 53, वहाँ से 53, वहाँ से 99 पर पहुँची। कांग्रेस ने इसको जीत माना और भाजपा की हार माना। कांग्रेस की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन भाजपा ने न तो कांग्रेस की जीत माना इसको और न अपनी हार माना। खास तौर से बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि वो सरकार के मुखिया थे। उनकी हार का मतलब पूरी पार्टी पर उसका असर पड़ता, उसके मनोबल का पर असर पड़ता। लेकिन उन्होंने इसे हार के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब देखिए, राजनीति में बहुत बार बात होती है, वो होती है पॉलिटिकल विल की। पॉलिटिकल विल हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द का, राजनीतिक इच्छा शक्ति, कि ये बड़ा काम राजनीतिक इच्छा शक्ति से हो सकता है, ये काम बड़ा इसलिए नहीं हुआ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति है क्या? सरल शब्दों में जो मुझे समझ में आता है वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ विद्वान लोगों को अगर पता हो, मैं कोई तंज नहीं कस रहा हूँ, ज़्यादा जानकार लोगों को पता हो तो वो बता सकते हैं। मेरे हिसाब से इच्छा शक्ति का मतलब है जोखिम उठाने की क्षमता। नेता में, वो संगठन का नेता हो, सरकार का नेता हो, राजनीतिक दल का नेता हो, उसमें जोखिम उठाने की और उस पर खरा उतरने की जो क्षमता है, जो विश्वास है, उसका जो भरोसा है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल नहीं है जोखिम उठाने का। ये मतलब नहीं है कि आप कुएं में कूद जाएं, कि कहें मेरे अंदर बड़ी पॉलिटिकल विल थी और मैंने जोखिम उठाया और कुएं में कूद गया। पॉलिटिकल विल जिसमें होगी वो तैयारी करेगा कि कुएं में कूदने के बाद क्या करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है। ये कला जिसको आती है उसी में पॉलिटिकल विल है, ये आप मानकर चलिए। तो नरेंद्र मोदी ने इस कला को साकार रूप में पूरे देश को दिखाया। 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने भाजपा के, तो उनके अलावा मुझे लगता है उनकी पार्टी में भी ऐसे लोगों की बहुत कमी थी जो मानते थे कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष तो मानता ही नहीं था। विपक्ष में ज़्यादातर लोगों का मानना था कि हंग पार्लियामेंट आएगी, मिलीजुली सरकार बनेगी। और बीजेपी की सीटें, मतलब बीजेपी में ही लोग थे जो कहते थे 160 से 180 सीटें बीजेपी की आएंगी। मैक्सिमम 183 आ चुकी थी अटल जी के समय में। तो अटल जी जैसी लोकप्रियता उनका मानना था कि नरेंद्र मोदी की तो है नहीं। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह का अभियान चलाया गया 2002 के गुजरात दंगों से लेकर और 2013-14 में उनके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने तक, पूरी दुनिया में जिस तरह से उन्हें बदनाम किया गया, लोगों का मानना था कि इस देश का एक बड़ा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी का साथ कभी नहीं देगा। इसी पर उनकी उम्मीद टिकी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी में उस समय भी पॉलिटिकल विल थी। उनको मालूम था कि हम जहां छलांग लगाने जा रहे हैं वहां से निकलना भी हमको आता है, हमारे पास उसके गुण भी हैं। तो उन्होंने कैंपेन चलाया, 2014 का लोकसभा कैंपेन, और जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया, लोगों से संवाद स्थापित किया, अपनी बात समझाई, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और अपने में भरोसा जगाया और लोगों पर भरोसा किया, उसका नतीजा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी देश में पहली बार अकेले पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं था, सामान्य उपलब्धि नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विराट व्यक्तित्व भी इस सफलता को हासिल नहीं कर पाया था। उस समय भी संगठन वैसा ही था भाजपा का, उस समय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साथ था। कुछ बदला नहीं था। बदला क्या था? मोदी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना और लोगों की उनसे उम्मीद। 14 मोदी से उम्मीद का चुनाव था। लोगों को उम्मीद थी कि मोदी बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं,
सरकारी व्यवस्था को बदल सकते हैं। और मोदी उस भरोसे पर खरे उतरे तो 2019 में लोगों ने पुरस्कृत किया। 283 सीटें आई थी 2014 में, 303 आई 2019 में। तो ये था मोदी पर भरोसा लोगों का, लोगों पर मोदी का भरोसा। अब आप देखिए इस दौरान जो है 2014 से लेकर 2019 के बीच में बहुत काम हुए, और ख़ासतौर से 2019 के बाद बड़े काम हुए, जिसमें राम जन्मभूमि पर अयोध्या का मंदिर है। बहुत से लोग कहते हैं तो अदालत का फैसला था। अदालत तो तब भी विचार कर रही थी जब मोदी नहीं आए थे। अदालत में मामला तब भी था जब मोदी नहीं बने थे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के उनके बाद ही क्यों अदालत का ये फैसला आया? पॉलिटिकल विल। ये देखिए दुनिया बदलती है आपको देखकर। जब मालूम होता है कि किसका लक्ष्य क्या है और लक्ष्य में किसकी नीयत कैसी है। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम राय से आया और राम मंदिर के पक्ष में आया। फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कोई मानता ही नहीं था कभी हट सकता है। वहाँ की पार्टियां कहती थी कि खुद की नदियां बह जाएंगी, कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं होगा, पाकिस्तान से पूछ लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए, तमाम तरह की बातें होती थी। मोदी ने 2014 के चुनाव अभियान में जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जब पहली सभा हुई तो कहा इस पर विचार होना चाहिए, देश में चर्चा होनी चाहिए। 5 साल का समय दिया चर्चा के लिए, विचार के लिए। 5 अगस्त 2019 को संसद के प्रस्ताव के जरिए अनुच्छेद 370 और 35 को ख़त्म कर दिया। खून की नदी छोड़िए, एक बूंद भी नहीं गिरी। राष्ट्रीय तिरंगा कोई फहराने वाला नहीं होगा, इसको छोड़िए। राष्ट्रीय तिरंगा जो है पूरे जम्मू कश्मीर में लहराया और झूम के लहराया। उस लाल चौक पर जहां तिरंगा जला दिया जाता था, पाकिस्तान और आईसिस के झंडे लहराए जाते थे, वहां तिरंगा लहराने लगा। अब इस तरह के तमाम काम हुए, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून हो या फिर आर्थिक सुधार हो। ये सुनिश्चित कर दिया मोदी की सरकार ने कि आप अगर सरकारी बैंक से कर्ज लेंगे अपने उद्योग के लिए तो उसे लौटाना पड़ेगा। अगर नहीं लौटाएंगे तो आपकी कंपनी आपकी नहीं रह जाएगी। ये बड़ा स्पष्ट संकेत कानून के जरिए दिया गया कि कर्जा लिया है तो लौटाना होगा, नहीं लौटाया तो कंपनी को भूल जाना होगा। और आज आपने नहीं सुना होगा पिछले 11 साढ़े 11 सालों में कि कोई कॉर्पोरेट लोन जो है वो उसका डिफ़ॉल्ट हुआ हो। सारे सरकारी बैंक दिवालिया होने की कगार पर थे। आज सारे सरकारी बैंक लाभ में हैं, सरकार को डिविडेंड दे रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब वो ज़्यादा कर्ज देने की हालत में है। उनको ये भरोसा है कि जो कर्ज देंगे वो लौट कर आएगा। और लोगों में भी ये भावना आई है कि सरकारी बैंकों का से कर्ज लेकर भाग नहीं सकते, जो भागेगा उसको भुगतना पड़ेगा। इस तरह से मैं आपको तमाम बहुत सारे कदम, बहुत सारे फैसले जो सरकार के हैं उनको गिना सकता हूँ। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव, पहला झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को लगा उनके नेतृत्व में। भाजपा की सीटें 303 से घटकर 240 पर आ गई। 240 पर उस समय आ गई जब भाजपा उम्मीद कर रही थी कि उसकी अकेले 350 से ज़्यादा सीटें आएंगी और एनडीए की 400 से ऊपर सीटें आएंगी। किसी के लिए भी ये इससे ज़्यादा निराशाजनक बात और कोई हो नहीं सकती थी, इससे बड़ा धक्का लग नहीं सकता था। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक आपने जो परिश्रम किया है उसके अनुसार आप नतीजे की, परिणाम की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, और एक आपने जो मेहनत की है उसके अनुसार नतीजा आ जाए, और दूसरा जो आपने मेहनत की है उससे बिल्कुल विपरीत नतीजा आ जाए। 2024 ऐसा ही था मोदी के लिए। जो सफलता मिली वो उनकी उम्मीद से बहुत कम थी। अब शुरू हुआ मोदी विरोधी अभियान चलाने वालों का फिर से एक जमावड़ा हुआ कि मोदी को तो गठबंधन की सरकार चलाना आता नहीं है। और नतीजा आते ही कांग्रेस पार्टी ने पासा फेंका
जो दो सहयोगी दल थे भाजपा के, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, ये दो बड़ी पार्टियां, सहयोगी पार्टियां थीं, हैं, ठीक है, जो समर्थन कर रही हैं। बस ये दो टूटकर आ जाए तो कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन की सरकार बन जाएगी। इन दोनों में से कोई टस से मस नहीं हुआ, किसी ने बात करने की भी कोशिश नहीं की, जरा संभावना तो तलाश लें। उनको मालूम था कि सीटें कम आई हैं मोदी की भले ही, लेकिन नीतियों के मामले में, राष्ट्रीय एकता के मामले में, राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में, राष्ट्र की उन्नति के मामले में स्थायित्व कहीं है तो मोदी के साथ है। और उनको मालूम था कि उनकी राजनीति भी स्थायी रहेगी, वो बढ़ेगी मोदी के साथ रहकर। दूसरे खेमे में जाकर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तात्कालिक रूप से हो सकता है थोड़ा लाभ मिल जाए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। तो जो उम्मीद कर रहे थे कि मोदी गठबंधन की सरकार नहीं चला पाएंगे, उनको लग रहा था कि 3 महीने 6 महीने में जो है एलाइज जो है उनकी मांग बढ़ जाएगी, मोदी उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, ये गठबंधन की सरकार टूट जाएगी। 2024 के नतीजे के बाद से ये उम्मीद की जा रही थी कि और कुछ नहीं होगा तो मोदी तो कमज़ोर हो ही गए हैं। अब वो मानकर चलेंगे कि ये तीसरा कार्यकाल उनका अंतिम कार्यकाल है, तो समझौते करेंगे, झुक कर चलेंगे, ज़्यादा बड़े कदम नहीं उठाएंगे। और हो गया इसका ठीक उल्टा। मोदी जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं और उनको जो है इसी 5 साल में सब कुछ कर लेना है, सारे बड़े बड़े काम कर लेने हैं। इस तरह से और इतनी शीघ्रता में है। और मोदी का, मैं कई बार कह चुका हूं, सबसे बड़ा उनका गुण और सबसे बड़ा उनका हथियार धैर्य है। वो विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होते ज़रा भी। 240 आ गया तब भी मोदी के चेहरे पर शिकन नहीं आई, विचलित नहीं हुए कि क्या सोचा था क्या हो गया। अटल जी की सरकार में सीसीएस जो होती है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके मुखिया होते हैं, इसमें गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री होते हैं। इन 4 लोगों की ये कमेटी बनती है। और उस समय सहयोगी दल के जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर के रूप में सीसीएस के सदस्य थे। लोकसभा अध्यक्ष का पद सहयोगी दल को देना पड़ा। पहले तेलुगु देशम के जीएमसी बालयोगी थे, फिर उसके बाद शिवसेना के मनोहर जोशी बने। 240 सीटें आने पर, घटने पर भी मोदी ने न तो लोकसभा अध्यक्ष का पद दिया अपने सहयोगी दलों को, न तो सीसीएस में किसी को शामिल किया। सीसीएस में आज भी जो सदस्य हैं सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, सहयोगी दल का कोई नहीं है। और इससे पहले चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, संयुक्त मोर्चा की सरकार रही हो या कांग्रेस की यूपीए की सरकार रही हो, जिस तरह से सहयोगी दलों की मांग होती थी, जो घोषणाएं होती थी, याद कीजिए यूपीए की सरकार बनी तो घोषणा जो है चेन्नई से हुई कि डीएमके के जो सांसद हैं उनमें से कौन मंत्री बनेगा और कौन सा विभाग वो लेंगे। इसकी घोषणा मनमोहन सिंह नहीं कर रहे थे, इसकी घोषणा करुणानिधि कर रहे थे चेन्नई से। ऐसा कोई दृश्य एक क्षण के लिए भी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नहीं आया। 2024 के बाद पाकिस्तान को भी शायद लगा होगा कि भारत कमज़ोर हो गया है, तो उससे पहले वो हिमाकत कर चुके थे, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी, एयर स्ट्राइक हो चुकी थी, लेकिन अब हौसला बढ़ गया था तो पहलगाम का नरसंहार किया और जवाब में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पाकिस्तान को उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया गया। और चीन उससे पहले से जो पिछले 4-5 साल से सीमा पर तनाव बनाए हुए था, वो तनाव कम होना शुरू हो गया, वो बातचीत के लिए तैयार हो गया 240 सीटें आने के बाद। मोदी की जो लोग समझ रहे थे ताकत घट गई है, उसके बाद शी जिनपिंग को समझ में आया कि मोदी की ताकत घटी वटी नहीं है, मोदी और ज़्यादा ताकत से काम कर रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति और बलवती हो गई है। तो इसलिए शी जिनपिंग को पहली बार भारत चीन के बीच विवाद के बीच पहली बार कदम पीछे खींचने पड़े।
तो मोदी ने 240 का जो दम दिखाया, तो विपक्षी दलों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ताकत कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। ये होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति, कि हमारी नीयत सही है, हम सही काम कर रहे हैं, लोगों का सहयोग मिलेगा हमें। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर नहीं है। उसके बाद मोदी ने और पार्टी ने कमर कसी कि अब चुनाव में अपनी रणनीति बदलनी है। चुनाव में रणनीति क्या बदलनी है? रणनीति ये बदलनी है कि जो गलती 2024 में की, अब आगे जो विधानसभा के चुनाव जिन राज्यों में होने हैं वहाँ नहीं होनी चाहिए। यानी लीडरशिप, नैरेटिव और संगठन, तीनों को मिलकर चलना होगा। संगठन को छोड़ दिया था 2024 में। संगठन ढीला ढाला पड़ गया था, या कहें निष्क्रिय हो गया था। तो 3 पहिए वाली गाड़ी केवल 2 पहियों पर चलाने की कोशिश हुई 2024 में, और नतीजा ये हुआ कि स्पीड घट गई। लेकिन आप उसके बाद देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो घाटी में तो बीजेपी का कभी न था, और मैं कहता हूं कभी होगा भी नहीं। जब तक वहां की डेमोग्राफी नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। कश्मीर का, खासतौर से कश्मीर जब कह रहा हूं तो घाटी से मेरा मतलब है, घाटी का मुसलमान अपने को भारत का हिस्सा नहीं मानता, अपने को भारतीय नहीं मानता, भारत को अपना नहीं मानता, और भारत को अपना नहीं मानता तो भाजपा को भी नहीं मानता। ये बात जितनी जल्दी भाजपा के लोगों को समझ में आ जाए उतना अच्छा होगा, और देश के लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो जम्मू में भाजपा का जनाधार है। जम्मू में भाजपा को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली। अगर जम्मू अलग राज्य रहा होता तो जम्मू में भाजपा की सरकार बन गई होती। फिर महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जहां लोकसभा चुनाव में बड़ी चोट खाई थी बीजेपी ने, पूरा पासा पलट दिया। ऐसी प्रचंड जीत हुई कि विपक्ष का तंबू कनात सब उखड़ गया। पता नहीं चला कि 3 पार्टियां विपक्ष की जो गठबंधन बनाए हुए थीं, कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी, कहाँ गए। भाजपा लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और सबसे ज़्यादा सीटें अब तक की इतिहास में जब जितनी भी सीटें मिली थी उन सबसे ज़्यादा मिली। इस समय 136-37 सीटें हैं, 288 का सदन है। भाजपा अगर चाहे तो अपनी अकेले की सरकार भी बना सकती है, लेकिन सहयोगी दलों को साथ लेकर चल रही है। फिर हरियाणा का चुनाव, 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी और ये ऐसा राज्य था, महाराष्ट्र और हरियाणा की खास तौर से बात इसलिए कर रहा हूँ, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो मोदी के आने से पहले, जहाँ भाजपा महाराष्ट्र में 4थे नंबर की और हरियाणा में 3रे नंबर की पार्टी थी, क्योंकि 5वें नंबर पर कोई पार्टी नहीं थी महाराष्ट्र में, 4थे नंबर पर हरियाणा में नहीं थी, यानी सबसे नीचे की पार्टी थी। लगातार 3 चुनाव हो चुके हैं, तीनों में भाजपा नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी। उसके अलावा दिल्ली, जहां पहले 15 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही, फिर 10-11 साल तक अरविंद केजरीवाल की सरकार रही। अरविंद केजरीवाल की सरकार को माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को हराना संभव नहीं है, सीटें भले कुछ कम हो जाए। पूरा तंबू कनात उखाड़ दिया आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का, भाजपा की सरकार बन गई। इससे पहले दिल्ली में भाजपा की सरकार 1993 में बनी थी, उसके बाद से नहीं बनी। 1998 में हारी तो हारती ही गई। फिर बिहार का चुनाव भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया है। भाजपा अगर यहां हार गई होती, एनडीए हार गया होता, तो भाजपा की, एनडीए की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैसी राजनीति शायद न रह पाती। उनको अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ता, और उनके विरोधियों का हौसला ताकत सब बढ़ गए होते। नेशनल इंटरनेशनल जो इकोसिस्टम है वो सब मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया होता। लेकिन बिहार के लोगों ने इस बात को समझ लिया कि वो केवल बिहार की सरकार के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, वो देश की राजनीति के लिए वोट दे रहे हैं।
तो ऐसा मैंडेट दिया कि किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। अब जो है कोई वोट चोरी की बात नहीं कर रहा है। वो राहुल गांधी जो वोट चोरी की डुगडुगी लेकर घूम रहे थे, वो कहाँ चले गए हैं कुछ पता नहीं है। उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि गलत मुद्दा उठाया। उनके सहयोगी दल आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अपने साथ हमको भी डुबो दिया। लेकिन जब ये एसआईआर का मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जरा भी विचलित नहीं हुए, अपने नैरेटिव पर कायम रहे कि सामाजिक सामंजस्य और विकास, ये दो मुद्दे हैं जो भाजपा को, एनडीए को आगे ले जाएंगे, और वही हुआ। ये लगातार दूसरा चुनाव है बिहार में जहां भाजपा एनडीए में नंबर 1 की पार्टी है, और इस बार तो पूरे प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनी है। 2020 में एक सीट से आरजेडी आगे हो गई थी। दूसरी बार हुआ है जब नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 2 हुई है गठबंधन में। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी के पास ये भी बहाना नहीं है कि चिराग पासवान ने 2020 में सब बिगाड़ दिया था इसलिए गड़बड़ हो गई। इस बार वो बहाना भी नहीं था। आपको एक सरकार का फैसला याद होगा, लेबर कोड। 1920 से 1950 के बीच में बने श्रम कानून वो आज तक चल रहे हैं। मोदी सरकार ने 2019-20 में लेबर कोड बनाया, लेकिन विरोध इस तरह का था, खासतौर से ट्रेड यूनियंस का और राजनीतिक दलों का, कि उसको लागू नहीं कर पाए। 303 सांसदों वाली पार्टी भी उसको लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो कुल 29 श्रम कानून हैं, उनको जोड़कर मिलाकर 4 लेबर कोड बनाए गए और श्रमिकों की सुरक्षा के तमाम, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, वेतन 7 तारीख को मिलेगा। जो माइग्रेंट लेबर हैं वो 3 साल तक के वेतन और दूसरे अधिकारों का दावा कर सकते हैं, और नौकरी के कार्यकाल की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, और गिग वर्कर्स जो हम लोग आजकल स्विगी जोमेटो से जो कुछ मंगाते हैं या दूसरी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, उनके लिए जो बच्चे काम करते हैं, लड़के काम करते हैं, वो किसी सुरक्षा के दायरे में नहीं आते थे। उनके लिए कानून बन गया है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों के लिए कानून बन गया है, और वो शुक्रवार से लागू हो गया है देश में। ये चारों लेबर कोड शुक्रवार से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। आपको कहीं से कोई विरोध की आवाज़ सुनाई दी? ये 240 का दम है। ये 240 के बाद भी ये जो दम आता है वो यहाँ से, कलेजे से आता है। ये आता है जब आपकी नीयत सही हो, जब आपकी नीति और नीयत में कोई अंतर ना हो, दोनों एक रास्ते पर चल रहे हों। और उसके अलावा इससे पहले, लेबर कोड से पहले जीएसटी 2.0, तो जीएसटी बनने के बाद जीएसटी का कानून पहली बार संशोधन हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। चीज़ें सस्ती की गई, रेट कम किए गए। उससे पहले जो सरकार कम कर चुकी है, इनकम टैक्स में कमी, आरबीआई कर चुका है इंटरेस्ट रेट में कमी। तो आर्थिक सुधार के बड़े कदम उठाए जा रहे हैं 240 के दम के आधार पर। जो कदम 303 सीटें मिलने पर नहीं उठाए गए, वो अब 240 सीटों पर उठाए जा रहे हैं। और किसी एलआई से 1.5 साल होने जा रहा है, किसी सहयोगी दल से आपने कोई असंतोष की बात, कोई असंतोष का स्वर नहीं सुना होगा। सहयोगी दलों, खासतौर से जो 2 बड़े सहयोगी दल हैं, टीडीपी और जेडीयू, उनकी ओर से ऐसी कोई मांग नहीं हुई जो भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुश्किल में, संकट में डाल सके। जिस तरह का सामंजस्य है वो अपने आप में एक उदाहरण है कि गठबंधन की सरकार कैसे चलनी चाहिए। तो मोदी ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाकर दिखाया और गठबंधन की सरकार का एक मॉडल पेश किया देश के सामने कि सहयोगी दलों का पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनकी अनैतिक या उनकी क्षमता से बाहर की जो मांग हो वो पूरी नहीं की जाएगी। ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
संदेश वैसे ही चला गया कि मोदी ऐसी कोई मांग नहीं मानेंगे। ये होता है लीडरशिप की इच्छा शक्ति का असर, प्रभाव। तो अभी ये मेरा मानना है कि ये शुरुआत हुई है। चाहे सुरक्षा का मामला हो, ये दिल्ली में लाल किले पर जो विस्फोट हुआ है, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, पहलगाम की घटना से भी बड़ी गलती, और उसका नतीजा उसको दुर्दशा के रूप में भुगतना पड़ेगा। तो अभी ये शुरुआत हुई है। अभी हर क्षेत्र में बहुत बड़े कदम आपको उठते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। तो यही है 240 का दम, जिससे पूरा विपक्ष हो गया है बेदम। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।